हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 55 जो कि रहने वाला है न्यू पैटर्न जो पूछा जा रहा है, जो आप लोग बोल रहे हो कुछ न्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट अजम्पशन हो गया, ठीक है, या स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या इन केस अगर आप देखो तो एनालॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को देखते हुए इस वाले मॉक को डिज़ाइन किया है। बेसिकली इस मॉक में हमने उस तरह के क्वेश्चन रखे हैं जो कि नए पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये लग रहा है कि रीजनिंग में शायद टाइम ज़्यादा लगेगा या रीजनिंग में उस लेवल के मार्क्स नहीं आ पाएंगे जितने आपके पहले आ रहे थे। तो उसी पैटर्न को देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपने जो पहले सीखा है वो इस पेपर में कितना अप्लाई हो पा रहा है या कितना नहीं हो पा रहा है। देखो, इन क्वेश्चंस की अगर बात करोगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये मेंस का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर जिस बच्चे ने किया है या नहीं किया है, जिस बच्चे ने कर रखा है, तो उसके लिए तो ऐसा सच मुश्किल होने नहीं वाली है। लेकिन अब तक तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, जो इस मॉक में क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा और इतना कोई मुश्किल होता भी नहीं है। दूसरा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी किया है तो बेसिक कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, जो भी अगर पूछा जा रहा है। दूसरा बात रही एनालॉगी की, तो इसमें देखेंगे कि ये किस तरह के पैटर्न पूछ रहा है या किस तरह की चीज़ें अभी नई आ रही है एनालॉगी के केस में। ठीक है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर की चीज़ें पुरानी ही है, कुछ ऐसा नया पूछ नहीं रहा है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि हल्का सा लेवल ऊपर करके टाइम आपका कंज्यूम कराएगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन ही कुछ ऐसा पूछा हुआ है कि आपके पेपर मतलब अगर आप 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ें मानी जा सकती हैं। 2-4 क्वेश्चन में ऊपर नीचे हुई होंगी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप देख लोगे तो एज सच कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है रीजनिंग में। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पीडीएफ से रेफर कर सकते हो। आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कराए हुए हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डायरेक्शन बना लो। बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी शीतल वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड वेस्ट। सपोज करो पॉइंट पी ये है, वेस्ट की तरफ जाती है कहाँ, 50 मीटर। सपोज यहाँ पहुंच गई। ठीक है, शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर। यहाँ से राइट मुड़ जाती है, 20 मीटर चलती है। ठीक है, देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 47 मीटर। यहाँ से लेफ्ट मुड़ गई और 47 मीटर चलती है। ठीक है, देन शी टेक अ लेफ्ट अगेन एंड वॉक 75 मीटर। 75 मीटर चलेगी तो 20 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा देगी। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना और लगाएगी, 55। 20 तो ये कवर कर लिया, 55 ये कर लिया, 75 हो गया। बोल रहा है अगेन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 47। लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से और 47 वॉक करेगी, तो 47 वॉक करेगी तो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने 47 लिया हुआ, तो एग्जैक्ट इस लाइन के या इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आएगा। ठीक है, शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक 20 मीटर। फिर से लेफ्ट लेती है और 20 मीटर वॉक करती है, तो मान लो 20 ये है, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देन शी टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 50 मीटर। यहाँ से राइट चलेगी 50 मीटर तक, तो यहीं पर इस पॉइंट पे तो आएगी, क्योंकि ये हमने यहाँ से यहाँ तक 50 माना हुआ था, तो यहाँ से यहाँ भी 50 होगा। इस पॉइंट पे आ गए। फाइनली शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। यहाँ से लेफ्ट लिया तो इस डायरेक्शन में चलेगी और 10 मीटर चलने के बाद पॉइंट क्यू पे पहुंच गई। ठीक है, पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू से पी की क्या डायरेक्शन है और कितने डिस्टेंस पे है। भाई क्यू ये रहा और पी ये रहा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, तो अब इस वाले ऑप्शन को तो काट सकते हो। ये तीनों बच गए। अब देखना है आपको क्यू और पी में डिस्टेंस कितना है। देखो यहाँ से यहाँ तक 55 था, ये 20 आपने यहाँ माइनस कर दिया और 10 यहाँ पे आपने यहाँ माइनस कर दिया, तो 30 तो चले गए। तो ये बचेगा कितना, 25 ही तो बचेगा, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है पूरी 55 की तो है, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 मीटर नॉर्थ की तरफ आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि क्या टफ है। हाँ, थोड़ी स्टेटमेंट लंबी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, कितने मीटर चलता है वो तो आपको कराया हुआ है, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये देखो बोल रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर somehow similar and therefore create a group which is not related to this group। ठीक है,
4 फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऑड वन आउट ढूंढना है बेसिकली। ऑड वन आउट ढूंढना है तो आप क्या देखोगे कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, या तो इन दोनों का गैप देख लो पहले, तो गैप सेम आ रहा है नहीं आ रहा। बी और एल में कितना गैप है, बी के बाद काउंट करोगे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कितना हो गया 10 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। जे के बाद काउंट करोगे, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे भी 10 का गैप है, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगर एस सी और एक्स में देखोगे, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी, तो यहाँ पर 5 का गैप दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ देखो ई के बाद काउंट करोगे एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे 10 का गैप दिख रहा है। यहाँ देखो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ भी 10 का गैप दिख रहा है। भाई यहाँ नहीं दिख रहा है, यही तो ऑड वन आउट है, एक्स और सी। मिल गया आपको आंसर, और सब में सेम पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट देखो, ये देखो इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और कंक्लूजन पूछा है, ठीक है। अब आप देखना इसको, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो क्या आप इसको देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सी चीज किससे बड़ी है या कौन सी किस चीज से छोटी है, या किसके बारे में आप कोई चीज नहीं कह सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज लिखता हूं, सपोज करो ए ये है, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो क्या आप ये कह सकते हो बी बड़ा है सी से? क्या आपको बी के बारे में और सी के बारे में कोई रिलेशन दिया हुआ है? भाई ए का रिलेशन बी के साथ दिया हुआ है, ए का रिलेशन सी के साथ दिया हुआ है, पर बी और सी में कौन सा बड़ा है ये आप नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप नंबर की टर्म्स में लेट करोगे, सपोज करो ये 10 है और ये 8 है, ये 7 है, बात सही है। क्या बी और सी में कोई रिलेशन दिख रहा था आपको? भाई बी बड़ा हो सकता था, लेकिन अगर मैं ये 7 यहाँ लिख देता, 8 यहाँ लिखता, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो आप कंप्लीटली नहीं बता सकते बी बड़ा है या सी बड़ा है, नहीं बता सकते ना। तो अगर आपको इस तरीके के साइन दिखाई देंगे तो आप इन दोनों के बारे में कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट समझ लो, या आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बन जाएंगी, जो कि कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं देंगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये दिया, कंक्लूजन ये दिया, ई ग्रेटर देन ओ, ई बड़ा है ओ से, ये कहने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो ई यहां पर लिखा हुआ है, ई बराबर है एच के, तो यहां पर मैं एच की जगह ई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब ओ ये रहा, टी ये रहा और ये रहा, ठीक है। क्या आप अब ई और ओ के बारे में कुछ बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया, नहीं बता सकते, तो ये वाला कंक्लूजन गलत है। अब देखो बोल रहा है ओ बड़ा है एस से, ओ ये रहा, अब देखते हैं एस की बात कर रहा है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अगर मैं इस चीज को ऐसे ही सेम लिख दूं, एच की जगह मैं ई लिख देता हूं और ई ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, तो ये पूरा इक्वल हो गया, ऐसे बन गया। अब देखो ओ और एस की बात कर रहा है, भाई जब बीच में साइन, अगर देखो एस से बड़ा है ई, लेकिन ई के बारे में और ओ के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप ई और ओ को रिलेट नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ओ बड़ा हो जाएगा एस से, क्योंकि जो जब इस तरीके के साइन आ जाए ना, इस तरीके से आपस में, या इस तरीके के साइन आ जाए, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं बता पाओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, समझ रहे हो। तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत है। अब बात कर रहा है एच और सी की, एच बड़ा है सी से, हटाओ इसको, एच की बात कर रहा है ये रहा एच, और सी की बात कर रहा है ये रहा सी, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे ओ के बाद ये सीधा टी लिख दोगे और फिर ये लिख दोगे एच, ठीक है। एच और सी के बारे में पूछा, जब ये दो साइन आ गए आपके ऐसे, एक इधर और एक इधर, तो क्या आप कुछ बता पाओगे आगे वाली स्टेटमेंट के बारे में? नहीं बता पाओगे, तो ये कंक्लूजन भी गलत है। तो आपका कोई सा भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है इस केस में, ठीक है, नहीं बता पाओगे ना। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इन टर्म्स देखने भी जाओगे कि ऑब्वियस सी बात है आपको एच बड़ा करना है, तो देखो ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, ओ पे पहुंच गए, इससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन एच के बारे में यहाँ ये ऐसे होता तो आप बात बोल देते कि एच बड़ा है, लेकिन जब ये ऐसे है ही नहीं, यहाँ पे लास्ट में जाके चेंज हो रहा है, तो अब इसके बारे में भी कंक्लूजन को राइट नहीं ठहरा पाओगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो सीक्वेंस बन रहा है, कुछ कंप्लीट करना है आपको, कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अल्फाबेट भी दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 और 6 तक जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 4 5 भी आएगा, ठीक है। तो क्या, और ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिख चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 आएगा ना कोई से गैप में, ठीक है। आप देखो जो भी गैप दिख रहा है उसमें फिल कर देते हैं। भाई पहला गैप है तो पहले गैप में बीच में 3 कैसे आ जाएगा? भाई नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 3 बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आगे ही आएगा, 4 आगे ही आएगा और 5 आगे ही आएगा,
ठीक है, तो अगर आप इसको फिल करके देखते हो ऑप्शन ए जो बचता है, क्योंकि सब में 3 दिया हुआ है पहले, देखो तो आप इसमें एक की जगह ए रखोगे एक के साथ, 2 आ गया, एक्स आ गया, और फिर आप 3 रखोगे, ठीक है, फिर डबल भी आ गया, फिर आप 4 रखोगे, फिर ठीक है यहाँ पे ट्रिपल वाई रखने की कोशिश करोगे, क्यों? क्योंकि देखो एक के साथ ए था, 2 के साथ 2 हो गए यहाँ पे, सॉरी 1 हो गया, 3 के साथ 2 हो गए, ठीक है, 4 के साथ 3 हो गए, है ना, 3 हो गए यहाँ पे, 1 2, और यहाँ अगर आप यहाँ 5 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखो अगर आप इसमें पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो तो ये अल्फाबेट जो है वो बेसिकली नंबर से रिलेट तो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये देखो दोबारा से, ठीक है, पहले इसको मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपका ए आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर सी आ जाएगा, है ना, ठीक है। देखो पहला जो नंबर है उसके साथ 1 है, दूसरा जो नंबर है उसके साथ 1 है, तीसरा जो नंबर है उसके साथ 2 है, चौथा जो नंबर है उसके साथ 2 है, पांचवा जो नंबर है उसके साथ 3 है, छठा जो नंबर है उसके साथ 3 है, ठीक है। दूसरा, पहले के साथ आपका ए आ रहा है, दूसरे के साथ एक्स आ रहा है, तीसरे के साथ बी, यानी कि ए के बाद बी आया तो बी शुरू हो गया, फिर फोर्थ के साथ वाई आ रहा है, एक्स के बाद वाई आता है तो वाई शुरू हो गया, फिर पांचवे के बाद सी आ रहा है, बी के बाद सी आएगा, और सी छठे के बाद जेड आ रहा है, क्यों? वाई के बाद जेड आएगा। हो गया पैटर्न कंप्लीट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो एग्जेम्प्ट का कोड ये दिया हुआ है, फिनिश का कोड ये दिया हुआ है, आपको एक्सपायर का कोड बताना है। अब देखो कैसा पैटर्न बन रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, पहले से पहला कंपेयर करते हैं तो एफ के बाद जी आना चाहिए, जो कि बात नहीं बन रही है, लेकिन ई के बाद एफ मेरे को यहां पर भी दिखाई दे रहा है। देखो अगर आप इसको यहां लिख लो, एफ वाई एफ क्यू क्यू एन, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ ये दिख रहा है, एम के बाद एन, टी के बाद यू, एक्स के बाद वाई और पी के बाद क्यू, यहां मैच कर रहा है। यहां देखो ओ जे जी आई टी जे, एफ के बाद जी, एन के बाद ओ, आई के बाद जे, आई के बाद जे, एच के बाद आई, एस के बाद टी, एक एक के गैप के बाद दिख रहा है, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ई के बाद एफ आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, तो पहला लेटर क्यू होना चाहिए, ये काट दो और ये काट दो। एक्स के बाद क्या होना चाहिए? वाई, आई के बाद जे, तो लास्ट में जे आएगा, इसको भी काट दो, यही बचा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा है इन अ रो एक्स इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक रो है, लेफ्ट हैंड ये हो गया, राइट हैंड ये हो गया, ठीक है। बोल रहा है एक्स जो है 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सपोज करो एक्स यहाँ है, ये 24th पोजीशन पे है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चे कितने होंगे? 23 होंगे, ऑब्वियसली बात है, ये तो 24th है। वाई इज 28 फ्रॉम द राइट हैंड, सपोज करो वाई यहाँ है, ये 28th पोजीशन पे है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चे कितने होंगे? 27 होंगे, ऑब्वियसली बात है। When they interchange their position respectively, then y becomes 40 from the right hand। अगर y यहाँ आ जाता है, अब केस बोल रहा है y यहाँ आ गया, तो ये हो गया 40th पोजीशन हो गई है इसकी, 40th पोजीशन हो गई है। इसका मतलब क्या है? देखो 27 ये थे, 28वां ये था, बीच में कुछ बच्चे और आए होंगे, 28 के बाद 40 पे पहुंचने में आपको पास 12 प्लेसेस लग रहे हैं, तो बीच में बच्चे कितने होंगे? 11। भाई 12वीं पोजीशन तो यही आ गई सीधी सीधी, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 11 बच्चे और हैं, पता चल गया। आपको पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द एक्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग। अगर एक्स यहाँ पर आ गया है तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है ये आप बता दो। 23 ये थे, 24वां बच्चा ये रहा, 24 के बाद 10 और ऐड हुए 34, एक और ऐड हुआ 35, और ये आ गई पोजीशन इसकी, यानी कि ये 36वीं पोजीशन पे है। ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इफ एट द रेट इंडिकेट्स ईदर प्लस और इनटू व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये चीज दी हुई है आपको, अब आपको बोल रहा है एट द रेट की जगह या तो प्लस आ सकता है या इनटू आ सकता है, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप। आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अब एक देखो, एक चीज समझ के देखना, ऑब्वियस सी बात है, आप मल्टीप्लाई लगा दोगे हर जगह तो आपका नंबर तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको ढूंढनी है मिनिमम वैल्यू, सारी जगह मल्टीप्लाई तो आएगा नहीं। ध्यान से देखना। आप अगर मैं सब जगह प्लस लगा देता हूँ, 5 4 9 9 3 12 13 14 और 1 15, 15 हो गया, ठीक है। अब आपकी क्या मिनिमम वैल्यू 15 हो सकती है? भाई 12 13 14 भी बच रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? अब दूसरी चीज एक आप क्या देख सकते हो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो ये वैल्यू 2 ही देता, तो एक चीज घट जाती, एक नंबर घट जाता, और किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, देखो, ठीक है।
कैसे? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 और 4 10, 10 पर 15 और 1 16 हो जाएगा। इन दोनों को करोगे 4 3 12, 12 और 5 17, 17 2 19 और 1 20 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 चौक 20, वैसे ही ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका सेम ही नंबर आ रहा है 2, तो एक नंबर चला गया बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटू करोगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। ये 2 हो गया, +3 +4 +5, 5 4 9 3 12 और 2 14 आपका मिनिमम वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है जे की वैल्यू ये है, गेम की वैल्यू ये है, आपको बताना है बेसिक की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, जे की वैल्यू 25 दिखाई दे रही है। अब जे अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे आता है? जे आता है बेसिकली आपका किस पे, 10 नंबर पे। अब 10 से आपका 25 हुआ है, या तो आप ये सोच सकते हो कि 15 ऐड किया है, भी 25 हो जाएगा, या आप ये सोच सकते हो 10 × 2 किया है +5 किया है, 25 हो जाएगा। सही है, चलो देखते हैं गेम का लिखते हैं। जी किस नंबर पे आएगा? एम आ जाएगा आपका किस पे, 13 पे, और ई आ जाएगा आपका 5 पे। 5 8 8 9 9 और 7 16, एक गया 26 हो गया। 26 से 65 तक जा रही है बात। तो अगर मैं देखूं 15 तो ऐड नहीं हो रहा होगा, तो ये जो ये वाली चीज आपने लेट की थी ये तो हो गई गलत। क्या इस वाली चीज से सेटिस्फाई हो रहा है? देखते हैं। 26 दूनी कितना होता है, 52। 52 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 13 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपने 5 ऐड किया था। तो एक चीज और नजर आ रही है, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो 5 आता है, इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो 13 आता है, बात बन रही है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखते हैं। बेसिक का लिखो, बेसिक का क्या होगा, बी आता है आपका किस पे, 2 नंबर पे, ए 1 पे आ जाएगा, एस पे आपका 19 आ जाएगा, आई आपका 9 आ जाएगा, सी आपका 3 आ जाएगा। 9 3 12, 12 और 9 21 हो जाएगा, 22 23 24 हो जाएगा। 2 कैरी गया, 34 हो जाएगा। 34 दूनी 68 हो जाएगा। 68 में इसका हाफ करके प्लस करोगे, यानी कि 17 प्लस करना पड़ेगा। 8 और 7 15, 6 7 8 85 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, ट्रायंगल्स काउंट करो। मैंने तो क्वेश्चन मतलब मॉक कराते टाइम आपको ये बताया, इसको स्किप कर लेना, लेकिन अभी नए पैटर्न के हिसाब से देख रहे हैं तो एक एक करके तो चलते हैं। देखो ये जो चीज आपको बताई है मैंने पहले ही बता रखी है, ये 3 ट्रायंगल होते हैं, 1 2 और एक ये बड़े वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऐसा चीज, तो 3 यहाँ हो गए, यही चीज आपको यहाँ दिख रही है, तो 3 यहाँ पर भी हो गए। फिर देखना एक ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक लाइन है बीच में, तो 3 इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, इसको हटा दो। अब एक पूरा बड़े वाला ट्रायंगल देखो और बीच में एक सेंटर लाइन जा रही है, तो ये भी 3 देगा लास्ट वाला। 3 6 9 12 मेरे को समझ में आ रहा है, तो यानी कि 12 आपके ट्रायंगल्स होंगे इसमें। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल कंटेम्प्रेरीज आज एंसेस्टर्स, कंटेम्प्रेरीज और एंसेस्टर। ठीक है, फ्यू एंसेस्टर्स आर हेयर्स। ठीक है, कुछ एंसेस्टर्स हेयर्स हैं। ठीक है, फ्यू मतलब कुछ वाला पोर्शन की बात कर रहा है, ये जो है हेयर है। ठीक है, नो कंटेम्प्रेरी इज एन हेयर, जो कंटेम्प्रेरी है और हेयर में नो का रिलेशन है, बना दिया भाई नो का रिलेशन। ठीक है जी, अब देखते हैं। बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में से कौन सा इन्फेरेंस ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि ट्रू है, आपको ये बताना है। सम कंटेम्प्रेरीज आर हेयर, कंटेम्प्रेरी और हेयर में तो नो का रिलेशन, तो सम का रिलेशन कैसे फॉलो करेगा, नहीं कर सकता। दूसरा देखो, सम हेयर्स आर एंसेस्टर, सम एंसेस्टर्स या फ्यू एंसेस्टर्स आर हेयर्स थे, तो सम हेयर्स आर एंसेस्टर कंप्लीटली ट्रू होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी मिल गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेक भी करोगे तो भी आपका आंसर समझ में आएगा कि ये नहीं होने वाले हैं। नो एंसेस्टर इज अ कंटेम्प्रेरी, एंसेस्टर और कंटेम्प्रेरी में नो का रिलेशन बोल रहा है भाई, अंदर की साइड जाते हैं तो सम का रिलेशन चलता है, नो का रिलेशन नहीं चलता है, कट गया। नो हेयर इज एन एंसेस्टर, हेयर और एंसेस्टर में नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है, क्या हमने ऐसा कुछ बनाया है, नहीं बनाया, तो कैसे ट्रू हो जाएगा, हटाओ इसको भी, मिल गया था आंसर। नेक्स्ट देखो, सम बुक्स आर पेंसिल, बुक्स और ये पेंसिल। ठीक है, ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर्स, ऑल पेंसिल आर शार्पनर्स, ऑल बुक्स आर बैग्स, ऑल बुक्स आर बैग्स, बन गया। कंक्लूजन देखो, सम बैग्स आर शार्पनर्स, बैग्स ये रहा, शार्पनर ये रहा, सम का रिलेशन मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल सही है। सम शार्पनर आर बुक्स, शार्पनर और बुक्स में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, देखो। सम शार्पनर आर पेंसिल,
शार्पनर और पेंसिल में अंदर की साइड चलता है तो सम का रिलेशन चलता है, बिल्कुल सही है। ऑल कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, स्कर्वी किससे होती है भाई? विटामिन सी से होती है ना, तो पढ़ाई होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, बढ़ रही है सीरीज, देखते हैं कितने गैप के बाद बढ़ रही है। थोड़ा सा लास्ट में जाके ज्यादा चेंज आ रहा है, कुछ मल्टीपल्स भी दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। कैसे कर सकते थे? इसका गैप देखोगे तो 4 दिख रहा है, इसका गैप देखोगे तो 3 दिख रहा है, इसका गैप देखो तो फिर बढ़ता चला गया, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। एक और चीज नजर आ रही है, इसको इंटू 2 करोगे, -3 करोगे तो ये आ जाएगा, यहां से यहां +4 हो रहा है। इसको देखोगे इंटू 2 करोगे, -3 करोगे, ये आ जाएगा, यहाँ +4 हो रहा है। इसको देखोगे इंटू 2 करोगे 58 हो जाएगा, -3 करोगे 55 आ जाएगा, और फिर +4 होगा, +4 होगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? 59, सही है। यहाँ पे +3 नहीं, +3 हो रहा था, +4 नहीं हो रहा था, ध्यान से देखना। यहाँ हो रहा है +3, यहाँ हो रहा है +4, तो यहाँ हो जाएगा +5, एक एक इंक्रीज हो रहा है ना भाई, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 60 ना कि 59। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? P के बाद QRS TUV WXY ZAB आना चाहिए। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, और इसको भी काट दो, बताओ एक ही बचा। नेक्स्ट देखो, 14 को 19 लिखा हुआ है, 25 को 32 लिखा हुआ है, 103 को क्या लिखेंगे? अब देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो? 14 दूनी 28 होता है, 28 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो 18 आएगा, यानी कि 9 माइनस कर रखा है। लेकिन 25 दूनी 50 होता है, 50 में से आपको 18 माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो वो तो बात नहीं बन रही है। दूसरा देखो, इन दोनों में गैप 5 का दिख रहा है, यहाँ पे गैप बड़ा दिख रहा है। दूसरा एक ये चीज देखना, पहले ऐसा होता था, लेकिन मेरे हिसाब से अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। एक और चीज नजर आ रही है, अगर इन दोनों डिजिट्स को मैं प्लस कर देता हूं तो 5 बनता है, 14 + 5 19 होता है। इन दोनों डिजिट को प्लस करता हूं 7 बनता है, 25 7 32 होता है। इन सारी डिजिट्स को प्लस करता हूं तो 4 बनता है, 103 + 4 107 बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस तरीके से सही होना चाहिए। लेकिन अब डिजिट्स को प्लस करके नहीं पूछा था, टीसीएस में ये पैटर्न चल रहा था कि डिजिट्स को आप अलग से नहीं काउंट करोगे उसको, यानी कि 12 लिखा है तो ये 12 ही मानोगे इसको, यानी कि 1 और 2 अलग अलग नहीं लोग सकते इसको, समझ रहे हो। लेकिन अगर अभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पहले पूछे जाते थे नो डाउट, ठीक है, बहुत एब्सर्ड सा पैटर्न बनता भी था। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आप अलग अलग डिजिट को अलग अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह के आपको डेवलप करनी पड़ेगी स्किल, ठीक है। ये बात है 2017-18 के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अलग अलग एसएससी के एग्जाम में ऐसे आ जाते थे। तो अगर इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन अब दोबारा पूछे जा रहे हैं तो आपको उस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ABCD आर सिटिंग इन द लाइन फेसिंग वेस्ट, A and B sit at adjacent places, C is sitting at the south end and D is sitting at the north end। ठीक है, बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। बोल रहा है वेस्ट की तरफ फेस कर रखा है, यानी कि इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ए और बी साथ साथ बैठे हुए, सी इज सिटिंग एट द साउथ एंड, सी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। एंड डी इज सिटिंग एट द नॉर्थ एंड, डी यहाँ पर बैठा हुआ है। ई इज द नेबर ऑफ बी एंड सी, सी का नेबर है कौन? ई, ठीक है, और बी का भी नेबर है तो बी भी यहाँ आ जाएगा। दूसरा ये भी बोला गया था बी और ए साथ साथ है तो ए यहाँ पे आना चाहिए, बन गए, पांचों बैठ गए भाई। अब बोल रहा है हु इज सेकंड फ्रॉम द साउथ एंड, साउथ एंड ये रहा, सेकंड वाला बंदा ये रहा, ई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है वो ब्रदर है किसका? क्यू का। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर जो है वो डॉटर है क्यू की, ठीक है। एस इज द सिस्टर ऑफ पी, एस जो है सिस्टर है पी की। क्यू इज द सिस्टर ऑफ एस, क्यू इज द सिस्टर, क्यू यानी सिस्टर है, यानी कि ये फीमेल है, ठीक है। टी इज द ब्रदर ऑफ आर, टी आर का ब्रदर है। बोल रहा है हु इज द अंकल ऑफ टी, टी का अंकल कौन है? भाई ये उनकी मदर है, मदर के जो ब्रदर है वो अंकल ही लगेंगे, बेसिकली मामा बोलते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आप देखोगे पी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि अंकल की बात की गई है और सारी यहाँ पे फीमेल है, अंकल की बात करी है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, तो क्यू और एस आपका आंसर हो नहीं सकते थे, ठीक है। ये सी तो
है ही नहीं कहीं पे, तो ये दिया क्यों हुआ है? तो आपका एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड लिखा हुआ है ये, बैड लिखा हुआ है ये, आपको बताना है हिंट क्या होगा। डी आता है 7 नंबर पे, समझ में आ रहा है। डी आता है 4 नंबर पे, समझ में आ रहा है। ओ आता है क्या 4 नंबर पे? अब आप वोवल देखोगे, ए ई आई ओ यू लिखते हैं हम, एक ऐसे लिख सकते हैं। ओ 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है तो 4 लिखा हुआ है, तो ऐसे यहां देखते हैं। बी 2 नंबर पे आता है, ठीक है। डी 4 नंबर पे आता है। ए फर्स्ट नंबर पे आता है तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, ऐसे ही एच लिख देते हैं। आई देखो, पहले आपको ये समझ में आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 3 होना चाहिए, तो इसको भी काट दोगे, इसको भी काट दोगे, ये दोनों बच जाएंगे। ठीक है, एच किस पे आता है? 8 पे आता है आपका, तो 83 तो आपका बनेगा, यानी कि 83 दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, टी किस पे आता है? टी लास्ट में 20 पे आता है, 17 पे थोड़ी ना आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो कोड दिया हुआ है, इसके हिसाब से फैमिली ट्री बनाते हैं एक बारी पहले। ठीक है, बोल रहा है ए प्लस पी, ए इज द सन ऑफ पी। ए जो है सन है किसका? पी का। पी माइनस क्यू, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी जो है वाइफ है किसकी? क्यू की। क्यू इंटू आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू जो है फादर है किसका? आर का। आर इधर ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर माइनस एस, आर इज द वाइफ ऑफ एस, आर जो है वाइफ है किसकी? एस की। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है आपको। ए इज द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ एस, एस की वाइफ का ब्रदर है ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना था, तो ये तो सही निकला। पी इज द मदर ऑफ ए, पी जो है मदर है ए की, बिल्कुल सही है। क्यू इज द फादर ऑफ ए, क्यू जो है फादर है ए का, बिल्कुल सही है। ए इज द सन ऑफ एस, ए एस का सन है, नहीं है। अगर ए सन होता तो इसके नीचे आता ना, मिल गया, नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, ये देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। अब ध्यान से पढ़ना क्या चीज बोल रहा है स्टेटमेंट में और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, द मैंग्रोव्स कैन शेड टन्स ऑफ लीव्स पर एकड़ एवरी ईयर, fungi and bacteria break down this leaf litter and consume it. ठीक है, then they are consumed by tiny worms and crustaceans, हाँ crustaceans है ना, हाँ ठीक है, which in turn feed small fish which feed larger fish and birds and crocodile. ठीक है, फूड चेन की बात कर रहा है एक तरीके से। बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे क्या हम आइडिया लगा सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ध्यान देखना। बोल रहा है कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन विदाउट मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स के बिना कोस्टल एरिया में फूड चेन हो ही नहीं सकती। देखो देखो, किसी एक चीज पे सबसे ज्यादा इंफेसाइज करे ना, यूनिक बनाने की कोशिश करे, वो तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, काट दो। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, मैनग्रोव्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मरीन। ऑल क्या है? इस तरह के वर्ड्स ना नहीं चलते। ऑल एक्सट्रीम वाले केसेस या यूनिक चीजें, लार्ज वाले, जब उसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया जाए, ठीक है, वो वाले वर्ड्स नहीं चलते, वो वाले आंसर नहीं हो सकते आपके। ये भी काट दो। ये देखो, मैनग्रोव्स हैव अ क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन। भाई सम वर्ड आया है, ठीक है, सारी की तो बात नहीं कर रहा। हाँ, कुछ केसेस में तो फूड चेन में मैनग्रोव इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं हो सकता। तो बात तो यहाँ लॉजिकल लग रही है। चौथा और पढ़ लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ अ मरीन फ्लोरा एंड फोना इज लार्जली वर्ड आ गया देखो, डिटरमाइंड बाय मैन। क्यों इतना डिपेंडेंसी आ रही है इस पे? नहीं आनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, वही आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दी हुई है, हाइट शुड बी बिटवीन 5 फीट 6 इंचेस एंड 6 फीट, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ रिक्रूटिंग फाइटर पायलट्स। वन ऑफ द कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना। एजम्पशन में बोल रहा है फाइटर पायलट्स शुड बी प्रेजेंटेबल एज दे आर रोल मॉडल फॉर द यंग। भाई स्टेटमेंट में कहीं पे भी यंग की बात की गई, यंग लोगों की नहीं की गई, तो एजम्पशन कैसे मान लोगे इसको जब हमें पता ही नहीं है। हमें स्टेटमेंट को ट्रू मानना है बिल्कुल, और उसी के बेस पे एजम्पशन निकालना है। जब हमें स्टेटमेंट में यंग लोगों की बात ही नहीं गई, रोल मॉडल्स की बात ही नहीं की गई, तो हम एजम्पशन में कैसे मान ले। दूसरी चीज देखो, ओनली सर्टेन बॉडी टाइप्स कैन फिट इन अ फाइटर प्लेन कॉकपिट। भाई सर्टेन बॉडी टाइप्स, कुछ बॉडी टाइप्स की बात कर रहा है, यहाँ पे भी वन ऑफ द कंडीशंस की बात कर रहा है, जो कि है ये, तो ठीक है बिल्कुल। ये कुछ बॉडी टाइप्स ही तो है जो 5 फुट 6 इंच से 6 फीट के बीच में है, कुछ ही तो बॉडी टाइप्स हैं ये जो कॉकपिट में बैठ पाएंगे फाइटर प्लेन के, तो बिल्कुल सही है, एजम्पशन ऐसा निकाला जा सकता है।
ऑप्शन सेकंड सही होने वाला है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ओनली अजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट। समझे? नेक्स्ट देखो, अब स्टेटमेंट है द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ जॉब इज ग्रेजुएशन, हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मे आल्सो अप्लाई। भाई फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है जॉब के लिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब कंक्लूजन देखो, some candidates who have yet to graduate can be there in the list of selected candidates। ठीक है भाई, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, होने वाले हैं, क्योंकि बोला गया है जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं। फाइनल ईयर वाले बच्चों का मतलब क्या है? जो ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो वो कैंडिडेट्स कुछ सिलेक्टेड लिस्ट में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कंक्लूजन बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा देखो, सम कैंडिडेट्स हैविंग अ ग्रेजुएशन एज देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन कैन बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ, तो भाई जिसके पास ग्रेजुएशन होगी वो लिस्ट में हो सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बोथ कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब जब क्वेश्चन की पीपीटी में बना रहा था तो इस क्वेश्चन ने बिल्कुल ही ऐसा पैटर्न निकला कि मतलब एक बारी में तो क्या काफी बार सोचना पड़ा। ठीक है, जब क्वेश्चन लिख रहा था मैं, पीपीटी डिजाइन हुई, तो क्वेश्चन में नजर तो जाती है कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इतना एब्सर्ड सा पैटर्न निकल के आया ना इस क्वेश्चन में। मतलब मैं इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इस तरह का इलॉजिकल टाइप सा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करानी है, एनालॉजी में कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न के कैलकुलेशन बना सकते हो, लेकिन इस तरह का बन जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। ठीक है, अब कैसे हो रहा है देखो, ध्यान देना, इसमें भी अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया है? अगर मैं 1 और 6 का मल्टीपल देखूं तो 7 आता है। 16 को मैं 4 से डिवाइड करूं 4 आता है। 7 पहले लिख दो, 4 बाद में लिख दो, 74 हो जाएगा, मैच कर रहा है। 2 और 1 का मल्टीपल 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। ठीक है, दूसरा 8 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया। यहाँ पे आपको करना है बेसिकली प्लस, 1 + 6, यहाँ पे 1 + 6 से 7 आ रहा है ना। ठीक है, दूसरा 2 + 1 से यहाँ क्या आ रहा है 3, और 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 33 बन जाएगा। ऐसे ही क्या किया हुआ है, 8 और 1 को प्लस करके क्या किया हुआ है, 9 हो जाएगा। 81 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो 99 बन जाएगा। समझे? अब ऐसे यहाँ देखो, 5 और 5 प्लस करोगे तो 10 आएगा। 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 10 के बाद 11 और लिखना है आपको। 1011 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा था। अब इस तरह के पैटर्न को सोचने में मैं देखो आपको क्लियरली बताऊंगा कि टीचर्स भी बहुत टाइम लगा देंगे। इस तरह के पैटर्न्स तो अगर आप अलग अलग डिजिट से कुछ कुछ निकालने की कोशिश करोगे ना, इतने एब्सर्ड पैटर्न बन जाएंगे कि टीचर भी 1 2 3 मिनट तो छोड़ो, 5 5 10 10 मिनट में भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब इस तरह के पैटर्न, लेकिन जब बेसिक कैलकुलेशंस की बात आती है, किसी भी तरह की प्राइम नंबर या बड़े नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब, किसी भी तरह की बात कर लो, अगर बेसिक कैलकुलेशंस पे बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन होता है तो टीचर्स कर देते हैं आराम से। ठीक है, वो भी उस तरह का लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी ही, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक तरीके से चल रही है। लेकिन इतने अतरंगी तरीके से अगर कैलकुलेशन चलेगी तो उस लेवल पे दिमाग नहीं जाता है। उस लेवल पे दिमाग कब जाएगा? जब बेसिकली नॉर्मल जो कैलकुलेशन सोचनी होती है उन सारी कैलकुलेशन को ऑलमोस्ट आप डिस्कार्ड कर दोगे। समझे? तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर छूट जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ा ही एब्सर्ड सा पैटर्न है, लास्ट में करने लायक क्वेश्चन है ये बिल्कुल। जो मैं बोलता हूँ कि नंबर वाला क्वेश्चन लास्ट में करना, अगर पहले उठा लिया तो फंस जाएगा बिल्कुल। लास्ट में अगर आपने अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी और कोई कॉम्बिनेशन बिड़ गया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि पेपर में बने। ठीक है, बन रहा है तो देखते हैं फिर भी। नेक्स्ट देखो, बोल रहे थे प्रोडक्ट कोड ऑफ द वाइड स्क्रीन वाइपर ऑफ मारुति ऑल्टो कार इज, ये कोड दिया हुआ है आपको। ठीक है, कंपेयर इट विद द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम हैज एग्जैक्टली 1 मिस्टेक। इकलौती एक मिस्टेक है, ये आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है। मैच करते चलो, आपको एक से ज्यादा मिस्टेक मिल जाए तो काट देना। MUL सेम दिख रहा है, ये डॉट सेम दिख रहे हैं, ISZ सेम दिख रहा है,
56438756 सेम दिख रहा है, आगे RUB भी सेम दिख रहा है, स्लैश है 77650 सही है, ऑल्टो दिख रहा है, EXT दिख रहा है। दोबारा देखो 00348770, यहाँ पर देखो 2 आ गया है, यहाँ पर 1 है, एक मिस्टेक तो मिल गई। ठीक है, आगे देखो 7854 मैच कर रहा है सारा, एक ही मिस्टेक दिख रही है। आपसे पूछा था एग्जैक्टली 1 मिस्टेक, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होने वाला है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप सही से चेक करते हुए चलोगे तो। और सब देखोगे और सब में आपको 2-2 मिस्टेक मिल जाएगी, जैसे कि सेकंड वाले में मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ देखो किस तरीके के डॉट लगे हुए हैं, यहाँ तो नहीं है ऐसे। दूसरा ई कैपिटल हो गया, यहाँ पे ई तो स्मॉल है, 2 मिस्टेक मिल गई। अब और आगे देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर देखो 7 आ गया है लेकिन यहाँ 4 था, एक मिस्टेक हो गई। दूसरा आप देखोगे, ये देखो 70 था ना, 70 है लेकिन यहाँ 0 के बाद 6 आ गया, 2 मिस्टेक इसमें भी मिल गई। यहाँ पे यू की जगह ओ हो चुका है, ये मिस्टेक है। दूसरा देखो, ये आप देखोगे ये मैच कर रहा है, RUB की जगह डी हो गया, 2 मिस्टेक हो यहाँ पे भी हो गई। तो आपको एक मिस्टेक ढूंढनी थी, ऑप्शन नंबर ए में मिल गई थी एक मिस्टेक, वही सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई, शुड लर्निंग सेल्फ डिफेंस बी मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, ये आपको स्टेटमेंट में बोल रहा है। आर्ग्यूमेंट में देखो क्या बोल रहा है, नो देर इज अ रिस्क दैट दे विल मिसयूज दीज स्किल्स टू बुली अदर्स। क्या हमें ये पता है मिसयूज होगा, क्या हमें ये पता है कि बुली किया जाएगा उससे? स्टेटमेंट में तो कहीं भी ये लाइन नहीं दिख रही है, तो क्या इस तरह का आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखो, बोल रहा है यस इन एन एनवायरमेंट वेयर केसेस ऑफ असॉल्ट ऑन वुमेन आर इंक्रीजिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बिकम्स वन एसेंशियल पार्ट फॉर वुमेन सेफ्टी। तो ये आर्ग्यूमेंट तो बनाया जा सकता है ना, सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है। सेल्फ डिफेंस हमेशा बात की जाती है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एसेंशियल पार्ट बोला गया, यहाँ पे भी वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी हो या मेन सेफ्टी हो, अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखते हो तो किसी के लिए भी अच्छी बात है, ये मेंस हो या वुमेन्स हो। तो ये आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड तो मैच कर रहा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका सही हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट सेकंड इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट 1 नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि उसका मिसयूज होगा, बुली किया जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है। हमें ऐसा आर्ग्यूमेंट ढूंढना है जो स्टेटमेंट से मैच कर रहा हो। क्लियर है, समझे? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, या दूसरा ध्यान देना कि आपको इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि आपसे होंगे नहीं। अब रैंकिंग के क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन जो हुए, या अगर आप डायरेक्शन के क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा अलग चीज़ दिखी होगी आपको उन क्वेश्चन में, TCS पैटर्न पे नहीं होंगे वो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो चीज़ है उस टॉपिक की, वो तो सेम ही रहने वाली है ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो? फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, डेट तो चेंज हो गई है, रिवीजन आप अपनी साइड बाय साइड चलते रहने देना। देखो रीजनिंग की तो इतनी अच्छी खासी रिवीजन हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत है नहीं। मैथ्स के 1 शॉट चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेट है इसमें, लेकिन आपके ये 1 शॉट एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगे। ये बात मैंने आपको बोली थी, मुझे पता था कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो एग्ज़ाम उस लेवल पे तो नहीं समझ में आ रहा था कि टाइम पे हो जाए, ठीक है, बहुत ही चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, इस वजह से मैंने बीच में थोड़ा सा टाइम लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। दूसरा, ऑब्वियसली बात है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, उस वजह से भी वो चीज़ें डिले हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बीच में बनाई है हेल्थ इश्यूज़ होते हुए भी, लेकिन जब पता चला कि टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। लेकिन जो 1 शॉट्स हैं वो चल रहे हैं, अभी वीक में ज़्यादा आने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा, ज्योमेट्री का 1 शॉट होगा नेक्स्ट आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेंसुरेशन की क्लास कर देंगे। देखो मेंसुरेशन की क्लास में मैं क्या कोशिश करूँगा कि आप जो फिगर्स हैं ना उनको ठीक से समझ लो। मैं आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाऊं और चीज़ें मल्टीप्लाई करते रखूं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोन के बारे में कैसे समझ रहे हैं,
क्यूबॉइड के बारे में कैसे समझ रहे हैं, क्यूब के बारे में कैसे समझ रहे हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में कैसे समझ रहे हैं, ठीक है, स्फेयर के बारे में कैसे समझ रहे हैं, हेमिस्फेयर के बारे में कैसे समझ रहे हैं, होलो हेमिस्फेयर कैसे कैप्चर वो करोगे आप, टैकल करोगे, ठीक है। या अगर आप हीप ऑफ कोन की बात करते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, आपको देखा होगा, ठीक है। या टॉय की बात करोगे, कोन है उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, इस तरह की बात करोगे, तो ये सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। वहाँ पर मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कंपैरिजन पूछा है, नंबर ऑफ अगर डिवीजन करेंगे तो कितने क्यूब बनेंगे, कितने क्यूबॉइड बनेंगे, इस तरह की चीज़ अगर पूछी है तो मैं वहाँ कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा। मैं बात करूंगा कोर कॉन्सेप्ट के बारे में मेंसुरेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? तो ये चीज़ रहेगी मेंसुरेशन में। ज्योमेट्री में मैं क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग तरीके के, उसी में बेस्ड जो थ्योरम्स होंगी वो मैं वहीं कवर कर दूंगा, ठीक है भाई। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज आउट कर लेना, ठीक है। या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।